हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे प्रकाश का परिवर्तन में जितना सारा पूछा गया है इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसका आज सॉल्यूशन डील करेंगे। इसका आधा वीडियो हम पहले बना चुके हैं और आधा जो बचा हुआ और आज हम बना रहे हैं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और इसका पूरा प्रकाश का परिवर्तन का पूरा ऑब्जेक्टिव इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं तो एक इसके पहले हम वीडियो बना चुके हैं, वो वीडियो जाके देख सकते हैं। और बाकी का आज हम सॉल्यूशन करेंगे। चलिए पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है? दर्पण के ध्रुव एवं मुख्य फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को क्या कहेंगे? जैसे कि हम एक दर्पण ड्रॉ कर लेते हैं, ये दर्पण हो गया, यहाँ ध्रुव हो गया P और यहाँ फोकस हो गया F, है ना। तो ये दोनों के बीच की दूरी को क्या हम बोलेंगे? ये दोनों बीच की दूरी को हम क्या बोलेंगे? ये जो दूरी है उसको बोलेंगे हम फोकस दूरी। क्या बोलेंगे? फोकस दूरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न क्या करा? गोलीय दर्पण के ध्रुव एवं वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा क्या कहलाती है? गोलीय दर्पण के ध्रुव एवं वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा क्या कहलाती है? यानी सिंपल सी बात है, अभी हम बताए थे। हम एक दर्पण ले लेते हैं फिर से, यहाँ हो गया ध्रुव, यहाँ हो गया वक्रता केंद्र, हो गया ना। तो वही पूछ रहा कि गोलीय दर्पण का ये वक्रता केंद्र और ध्रुव से कौन रेखा होकर जाता है, तो उसको बोलते हैं मुख्य अक्ष या तो फिर प्रधान अक्ष बोलेंगे। ये पूरा का पूरा लाइन क्या है? ये पूरा का पूरा लाइन हमारा मुख्य अक्ष है, प्रधान अक्ष है, जो कि कहाँ से जा रहा? पहला तो वक्रता केंद्र से जा रहा है, दूसरा ध्रुव से जा रहा है। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं क्या है। दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के रेखा व्यास अर्थात गोलीय दर्पण का व्यास को क्या कहा जाता है? गोलीय दर्पण का व्यास, यानी हम एक गोला बनाते हैं, ये क्या है? गोला है, और इसके बीच यहाँ से यहाँ जो रहता है इसको हम क्या बोलेंगे? ये जो लाइन दिया हुआ इसको हम क्या बोलेंगे? तो इसको बोलते हैं द्वारक। जैसे कि हमारा ये एक दर्पण ऐसे ही बनाते हैं, और दर्पण यहाँ से ले करके, ये मुख से ले करके यहाँ तक, इसको हम क्या बोलेंगे? ये बिंदु से ले करके ये बिंदु तक ये जो दूरी, इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं द्वारक। क्या बोलते हैं? द्वारक। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न क्या कर रहा? वाहनों के साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग करते हैं? वाहनों के साइड मिरर के रूप में, यानी जो मोटरसाइकिल में लगा हो रहा था, जो चार चक्के गाड़ी रहता है, उस जहाँ ड्राइवर बैठता है चलाता है, उसके जो देखने वाले जो दर्पण रहता है, वो दर्पण को हम क्या बोलेंगे? वो दर्पण को बोलेंगे हम उत्तल दर्पण। क्या बोलेंगे? उत्तल दर्पण। चलिए पांचवा प्रश्न पढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है? उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है? उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो वो सीधा बनेगा, छोटा बनेगा और बराबर बनेगा। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सीधा, छोटा और बराबर बनेगा। ये हम सिर्फ अभी ऑब्जेक्टिव करवा रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये सब क्वेश्चन को एकदम पूरा अच्छा से समझना, पूरा डिटेल में समझना, तो इसका हम वीडियो पहले बना चुके हैं, आप वीडियो जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में।
एकदम शुरुआत से लेकर अंत तक वीडियो बना दिए हैं, एकदम सब्जेक्टिव फॉर्म में एकदम बढ़िया से समझा दिए हैं। ये ऑब्जेक्टिव का रिवीजन हम करवा रहे हैं, आप जाके देख सकते हैं वीडियो। चलिए अगला प्रश्न, सैलून में हजामत बनाने के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो सैलून में जब हजामत हम बनाने जाते हैं, जो हजामत बनाता है वो कौन सा दर्पण का यूज करता है? तो वो अवतल दर्पण का यूज करता है। दूसरा प्रश्न, गाड़ियों के साइड मिरर के रूप में कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं? गाड़ियों के साइड मिरर के रूप में हम उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं, अभी हम बताए थे। अगला प्रश्न है, एम्बुलेंस गाड़ी में एम्बुलेंस शब्द उल्टा लिखा होने का क्या कारण है? कौन सा परिवर्तन का कारण होता है? एम्बुलेंस गाड़ी में जो एम्बुलेंस लिखा हुआ रहता है वो क्यों लिखा रहता है? कौन सा वो परिवर्तन के कारण लिखा रहता है? तो वो पार्श्व परिवर्तन के कारण लिखा रहता है। पार्श्व परिवर्तन में क्या होता है? उल्टा उल्टा दिखाई देता है। उल्टा लिखिएगा तो सीधा दिखाई देगा और सीधा लिखिएगा तो उल्टा दिखाई देगा। ये किस में होता है? ये पार्श्व परिवर्तन में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न, जब वस्तु उत्तल दर्पण के ध्रुव पर हो तब प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनेगा? जब कोई वस्तु उत्तल दर्पण के ध्रुव पर हो तब उसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनेगा? यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि ये वस्तु कहाँ रख रहे हैं? तो वस्तु हम ध्रुव पर रख रहे हैं, वस्तु को हम ध्रुव पर रख रहे हैं तो प्रतिबिंब भी ध्रुव पर बनेगा, प्रतिबिंब भी ध्रुव पर ही बनेगा। और जब प्रतिबिंब ध्रुव बनेगा तो उसको हम बोलेंगे आभासी प्रतिबिंब है। कैसा प्रतिबिंब है? आभासी प्रतिबिंब है और सीधा बनेगा और बराबर रहेगा। जितना बड़ा वस्तु उतना बड़ा प्रतिबिंब भी रहेगा। पांचवा प्रश्न क्या कर रहा है? जब वस्तु उत्तल दर्पण के अनंत पर हो तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और कैसा बनेगा? ध्यान देने वाली बात, वस्तु को कहाँ रखा जा रहा है? उत्तल दर्पण के अनंत पर। उत्तल दर्पण है और अनंत पर वस्तु है, तो वस्तु कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा फोकस पर। जब वस्तु अनंत पर रहेगा तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पर। कैसा प्रतिबिंब? आभासी, सीधा और बहुत छोटा रहेगा। जितना बड़ा वस्तु रहेगा उतना बड़ा प्रतिबिंब नहीं बनेगा, उससे बहुत छोटा प्रतिबिंब बनेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न, जब वस्तु ध्रुव तथा अनंत के बीच हो तब प्रतिबिंब दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और कैसा बनेगा? तो ध्यान देने वाली बात है, वस्तु को कहाँ रखा जा रहा है? वस्तु को रखा जा रहा है ध्रुव तथा अनंत के बीच, ध्रुव तथा अनंत के बीच। तो प्रतिबिंब ध्रुव तथा फोकस के बीच बनेगा। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? ध्रुव तथा फोकस के बीच। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या कर रहा है। दर्पण के मुख अक्ष, दर्पण का जो मुख अक्ष होता है जिसको प्रधान अक्ष बोलते हैं, उसके समानांतर आने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ से होकर जाएगी? देखा जाए तो ये हमारा दर्पण है, इसमें ये मुख फोकस है, मुख अक्ष है, प्रधान अक्ष है। ये हमारा एक्स और एक्स डैश क्या हो गया? प्रधान अक्ष। और ये प्रधान अक्ष के समानांतर को किरण आया, दर्पण से टकराया, टकराने के बाद ये यहाँ से होकर जा रहा, तो ये जहाँ से टकरा कर हो गया इस बिंदु को हम क्या बोलेंगे? फोकस बोलेंगे। फोकस से होकर जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा प्रश्न, दर्पण के फोकस से होकर जाने वाली परावर्तन के बाद कहाँ से होकर जाती है? अब भाई जस्ट बताएं उसका उल्टा है। यानी हम कोई दर्पण लिए, उसके में एक दिए हम एक्स और एक्स डैश हो गया प्रधान अक्ष। इसमें फोकस कहाँ होता है? इसमें फोकस यहाँ होता है। क्या फोकस होता है? फोकस होता है ना। अब फोकस से क्या करा?
दर्पण के फोकस से होकर जाने वाली अप्रकाश की किरण कहाँ से जाएगा? दर्पण के फोकस से होकर जाएगा, यानी इधर से आएगा और दर्पण से फोकस होकर जाएगा, और फोकस से होकर जाने के बाद दर्पण पे जाएगा, दर्पण से जाने के बाद वहाँ से वो टकराएगा, दर्पण से टकराने के बाद वो सीधा एकदम मुख्य अक्ष प्रधान अक्ष के समानांतर इधर आ जाएगा, यही बोला जा रहा। तो क्या होगा? मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा? जब कोई किरण दर्पण के वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित होती है तो प्रवर्तन के बाद किस दिशा में जाएगी? इतना जान लो, कोई भी किरण, जैसे कि हम दर्पण को बना लेते हैं, उसमें प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष दे देते हैं। यहाँ क्या है? यहाँ हमारा वक्रता केंद्र है। कोई भी किरण वक्रता केंद्र की दिशा में आएगा, इस तरह से आएगा तो दर्पण से टकराएगा और टकराने के बाद उसी दिशा में वापस मुड़ जाएगा, उसी दिशा में वापस मुड़ जाएगा। जिस दिशा से आएगा उसी दिशा में वापस मुड़ जाएगा, यानी उसी दिशा में वापस लौट जाती है। अब समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा? जब वस्तु ध्रुव पर स्थित हो, वस्तु कहाँ है? ध्रुव पर है वस्तु, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? जब वस्तु ध्रुव पर रहता है तो प्रतिबिंब भी ध्रुव पर ही बनता है। और प्रतिबिंब कैसे रहता है? आभासी, सीधा और बराबर। दूसरा प्रश्न, जब वस्तु P तथा F के बीच स्थित हो, यानी पोल, P फॉर पोल, पोल यानी ध्रुव, और F फॉर फोकस, फोकस यानी फोकस। ध्रुव और फोकस के बीच अगर कोई वस्तु रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे बनेगा। और दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनेगा तो वो कैसा रहेगा? आभासी। जो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है वो हमेशा आभासी रहता है, याद रखने वाली बात है। और जब दर्पण के पीछे बना, ध्रुव और फोकस के बीच हम कोई वस्तु रखने के बाद उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बना, आभासी बना, सीधा और बड़ा बना। कैसा बना? सीधा और बड़ा बना। चलिए आगे देखते हैं। तीसरा प्रश्न, जब वस्तु फोकस पर हो तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? जब कोई वस्तु फोकस पर रहता है तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है और वो प्रतिबिंब वास्तविक रहता है, और जैसा वस्तु है वैसा नहीं, उसका उल्टा रहता है और बहुत बड़ा रहता है, वस्तु से बहुत बड़ा रहता है। चौथा प्रश्न, जब वस्तु F तथा C के बीच हो, जब कोई वस्तु F तथा C के बीच हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? जब कोई वस्तु F तथा C के बीच हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और कैसा बनेगा? तो उसका प्रतिबिंब तो C तथा अनंत के बीच, अनंत और C वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। वो प्रतिबिंब वास्तविक रहेगा और उल्टा बनेगा, जैसा वस्तु था वैसा नहीं बनेगा, उसका उल्टा बनेगा और प्रतिबिंब बहुत बड़ा रहेगा, विशाल रहेगा। पांचवा प्रश्न, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? जब कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। जब कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो उसका प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनेगा और प्रतिबिंब कैसा रहेगा? वास्तविक रहेगा, उल्टा रहेगा और बराबर रहेगा। छठा प्रश्न, जब वस्तु C तथा अनंत के बीच हो, जब कोई वस्तु C तथा अनंत के बीच हो तब प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनेगा? जब कोई वस्तु C और अनंत के बीच रहता है तो उसका प्रतिबिंब C तथा फोकस के बीच, यानी C तथा फोकस के बीच, यानी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनता है और वो प्रतिबिंब वास्तविक रहेगा। कैसा रहेगा? प्रतिबिंब वास्तविक रहेगा। उसके साथ साथ वो वस्तु की अपेक्षा छोटा रहेगा। वस्तु जितना बड़ा रहेगा उतना बड़ा प्रतिबिंब नहीं रहेगा, उससे छोटा बनेगा और उल्टा बनेगा, वस्तु से छोटा और उल्टा।
जब वस्तु अनंत पर हो तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? जब कोई वस्तु अनंत पर रहता है तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। जब कोई वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब फोकस पर, लेकिन जब कोई वस्तु फोकस पर है तब उसका प्रतिबिंब अनंत पर, जस्ट उल्टा होता है। यहाँ वस्तु कहाँ? अनंत पर, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पर। कैसा? वास्तविक बनेगा। उल्टा, जैसा वस्तु था वैसा ना, उसका उल्टा रहेगा और बहुत छोटा रहेगा, बहुत छोटा, नन्हा सा एकदम। चलिए आज का इतना ही। प्रकाश ऑफ परिवर्तन, लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो हो उसका फर्स्ट चैप्टर का पूरा इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम बता दिए हैं ये वीडियो में, और एक इसके पहले वाले वीडियो में। आप जा कर के याद कर ले, बहुत काम देगा ये एग्ज़ाम में। इससे कम से कम तो 5 क्वेश्चन पूछता है।